नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी तालिबान के संबोधन की, अफगानिस्तान मसले पर प्रधानमंत्री की बैठक की, जानेंगे असम मिजोरम विवाद से कैसे घिरी मोदी सरकार, बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस ने कैसे साधा सरकार पर निशाना, बात करेंगे योगी सरकार के अनुपूरक बजट की और बुलेटिन के आखिर में बात सीजेआई रमन की परेशानी की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया पीएम मोदी का गुणगान, कहा हवाई चप्पल वाला भी हवाई सफर कर सके, मेरा भी यही संकल्प। आशीर्वाद यात्रा के लिए इंदौर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने दिया बड़ा बयान। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर साधा निशाना, कहा ये यात्रा देगी कोरोना वायरस संक्रमण की तीसरी लहर को बुलावा। देश के 19 प्रदेशों के 265 जिलों में चल रही है बीजेपी की यात्रा। दिल्ली विश्वविद्यालय में जल्द होगी सेंटर फॉर हिमालयन स्टडीज की स्थापना, पर्वतीय श्रृंखला के भविष्य को लेकर चिंतित है विश्वविद्यालय। कार्यवाहक कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी ने दी हिमालयी संग्रहालय बनाने की जानकारी, हिमालयी उच्च शिक्षा को दिया जाएगा बढ़ावा। 24 अगस्त को होगी ह्यूमन राइट काउंसिल की मीटिंग, अफगानिस्तान की स्थिति पर होगी चर्चा, तालिबान ने किया है अफगानिस्तान पर कब्जा। शेयर बाजार में आई गिरावट, 163 अंकों की गिरावट के साथ 55,629 पर पहुंचा सेंसेक्स। निफ्टी में आई 46 अंकों की गिरावट, 16,569 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद अंशिता। चर्चा शुरू करने से पहले खबर अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है, जिसके बाद अफगानिस्तान के लोगों में इतनी दहशत है कि वो किसी भी तरह से वहां से निकलना चाहते हैं। महिलाएं डरी हुई हैं, यहां तक कि दूसरे देशों में भी तालिबान को लेकर खौफ का माहौल है। लेकिन तालिबान के सुर कुछ और ही बयां कर रहे हैं। कब्जे के बाद अपने पहले संबोधन में क्या कहा तालिबान ने, देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा हो चुका है, जिसके बाद तालिबान के नेता मुल्ला अब्दुल गनी बरादर ने राष्ट्रपति बनने का दावा किया। बरादर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, जिसमें देश में बेहद कम समय में तालिबान का नियंत्रण स्थापित होने को लेकर खुशी का इजहार किया गया है और जनता की समस्याओं को दूर करने की बात कही गई है। बरादर के इस पोस्ट में सत्ता संभालने की झलक साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो वहीं अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ऑडियो जारी करते हुए अफगानिस्तान के संविधान का हवाला दिया और कहा कि राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर भाग गए हैं, इसलिए मैं वर्तमान में अफगानिस्तान का देखभाल करने वाला वैध राष्ट्रपति हूं, क्योंकि मैं देश के अंदर हूं। साथ ही अमरुल्लाह ने कहा कि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। इनके बयान से अब साफ कहा जा सकता है कि तालिबानियों का सामना अब अमरुल्लाह करेंगे। एक तरफ अमरुल्लाह जंग जारी रखने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तालिबान ने युद्ध समाप्ति की घोषणा कर दी है और सत्ता भी हासिल कर ली है। लेकिन सत्ता पर काबिज रहने के लिए तालिबान जानते हैं कि उन्हें जनता और दुनिया का समर्थन मिलना जरूरी है, इसलिए तालिबानी अब नरम दिल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कब्जा करने के बाद आज पहली बार तालिबान मीडिया के सामने आया और अफगानिस्तान को लेकर अपना एजेंडा बताया। मीडिया से बात करते हुए तालिबान प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने कई वादे किए और अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं पर बात की। तालिबानी प्रवक्ता ने कहा कि अफगान युद्ध अब खत्म हो गया है। जिसने भी बीते वक्त में तालिबान के खिलाफ युद्ध लड़ा, उसको तालिबान माफ करता है। गनी सरकार पर निशाना साधते हुए प्रवक्ता ने कहा कि पिछली सरकार किसी काम की नहीं थी, वो जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रही थी। तालिबान सभी को सुरक्षा देगा और सरकार में भी महिलाओं को जगह देगा। चीन और रूस तो पहले ही तालिबान का समर्थन कर चुके हैं, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने भारत के सबसे महत्वपूर्ण अंग जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। तालिबान ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का आंतरिक और द्विपक्षीय मसला है, उनका ध्यान कश्मीर पर नहीं है। लेकिन तालिबान के गुजरे हुए कल को देखते हुए उसके बयान पर भरोसा करना मुश्किल है। राजीव जी, तालिबान ने आज अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद अपना पहला संबोधन दिया, जिसमें उसने सभी से मित्रतापूर्ण संबंध रखने की बात भी कही है। लेकिन अगर तालिबान के पुराने शासन की बात की जाए तो शुरुआती दौर में तो वो अफगानियों को अच्छा ही लगा था, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता गया उसमें बदलाव आए थे। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है, या फिर तालिबान ये समझ चुका है कि सत्ता में अगर रहना है तो उसे देश की जनता और दुनिया भर से समर्थन चाहिए? आप क्या कहेंगे?
जी अंशिता, तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे से दहशत का माहौल तो बन गया है, लेकिन तालिबान ने अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये यकीन दिलाने की कोशिश की है कि वो सबको साथ लेकर चलेगा, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, महिलाओं को शरिया के अनुसार अधिकार दिए जाएंगे, दूसरे देशों के साथ भी सहयोग करेगा और इन सब के बदले तालिबान चाहता है कि उसके शासन को मान्यता मिले। देखिए अंशिता, तालिबान बात तो शांति की कर रहा है, लेकिन उसका इतिहास बतलाता है कि वो क्रूर और हिंसक शासक रहा है, यानी जो उसके नियम कायदों के अनुसार नहीं चलेगा उसे वो अपने रास्ते से हटा देता है। महिलाओं को लेकर के भी तालिबान की सोच इतनी संकुचित रही है अंशिता कि अब कट्टरपंथी विचारों को तालिबानी विचार कहने का मुहावरा अपने देश में भी और दुनिया में चल पड़ा है। ऐसे में तालिबान की बातों पर एकदम से यकीन करना संभव नहीं है, लेकिन यह भी मुमकिन नहीं होता है कि उसको इग्नोर किया जाए। अफगानिस्तान में फिलहाल तालिबान का ही कब्जा है, तो चाहे और अनचाहे उससे बातचीत करनी ही होगी। और जहां तक भारत का सवाल है, तो इस बारे में मोदी सरकार को अपनी विदेश नीति के पुराने तौर तरीकों पर चलना चाहिए, जहां मजबूती से भारत अपने पक्ष रखे, किसी के दबाव में ना आए और विश्व में शांति स्थापना की कोशिश करे। मोदी सरकार ये काम कैसे करती है, इस पर अब सबकी निगाहें हैं। तमाम जानकारी देने के लिए धन्यवाद राजीव जी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों पर चिंता जताते हुए उन्हें सुरक्षित भारत वापस लाने के लिए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति की बैठक बुलाई। बैठक में क्या हुई चर्चा, देखिए रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान की हकीकत से भारत बखूबी वाकिफ है। भारत ये भी जानता है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर अफगानिस्तान में अपना दखल बढ़ाएंगे। ऐसे में भारत भी अपनी रणनीति बनाने में जुट गया है। कैसे इस स्थिति को काबू किया जा सकता है और इस पर सरकार मंथन कर रही है। इसी के चलते आज भी पीएम नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट समिति की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में अफगानिस्तान में भारत के राजदूत रुदेंद्र टंडन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मौजूद थे। बैठक में पीएम ने कहा कि भारत को अफगान भाइयों और बहनों को जो सहायता के लिए भारत की ओर देख रहे हैं, उनकी हर संभव सहायता प्रदान करनी चाहिए। भारत को न केवल अपने नागरिकों की रक्षा करनी चाहिए, बल्कि हमें उन सिख और हिंदू अल्पसंख्यकों को भी शरण देनी चाहिए जो भारत आना चाहते हैं। भारत अपने मित्र राष्ट्रों से लगातार संपर्क में है। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय अमेरिका में हैं, जहां वे इस मसले पर कई नेताओं से बात करेंगे। पीएम के संबोधन के बाद कयास है कि अफगानी नागरिकों को भारत की नागरिकता दी जाएगी, लेकिन अफगानिस्तान की स्थिति पर कोई भी कदम उठाने से पहले भारत तालिबान शासन के ढांचे को औपचारिक रूप मिलने की प्रतीक्षा करेगा। बता दें कि बीते दिनों अफगानिस्तान से भारत ने अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है और दूतावास बंद कर दिया है। पीएम मोदी को अफगानिस्तान में फंसे हुए भारतीयों की तो चिंता है, जिसके लिए उन्होंने बैठक भी बुला ली, लेकिन शायद मोदी सरकार असम और मिजोरम पर ध्यान देना भूल गई है। तभी तो इन दोनों पूर्वोत्तर राज्यों में तनाव अब भी बरकरार है और आम लोगों में फैली दहशत वहां की तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। असम और मिजोरम में क्यों नहीं खत्म हो रहा विवाद? क्या दोनों राज्यों पर नहीं है मोदी सरकार का ध्यान? क्या सरकार नहीं उठा रही कोई कदम? ये सवाल सियासी गलियारों में जमकर गूंज रहे हैं, क्योंकि विवाद को अभी महज 20 दिन भी नहीं हुए थे कि एक बार फिर से दोनों राज्य आमने सामने आ गए। दरअसल मंगलवार की घटना के बाद अंतर्राज्यीय सीमा पर तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। मिजोरम ने जहां आरोप लगाया कि असम पुलिस के कर्मियों ने उसके नागरिकों के साथ बदसलूकी की, जिसमें एक व्यक्ति घायल हो गया, वहीं पड़ोसी राज्य ने दावा किया कि सीमा के दूसरी ओर से हंगामा किया गया, जिसके बाद में पुलिस कर्मियों ने केवल जवाबी कार्रवाई की। दोनों राज्यों के इस विवाद में आम जनता बेबस नजर आ रही है। लोगों के मन में खौफ बैठ गया है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि विवाद की वजह से लोग पलायन को भी मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि 26 जुलाई का मंजर ही कुछ ऐसा था। करीब 20 दिन पहले दोनों पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस बलों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें असम के 6 पुलिस कर्मियों समेत 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जबकि 50 से ज्यादा घायल हो गए थे। इस घटना के बाद दिल्ली तक हलचल तेज हो गई थी, जिसमें मोदी सरकार घिरी नजर आई थी। इसीलिए 26 जुलाई के गतिरोध के 2 दिन बाद गृह मंत्रालय ने बैठक बुलाई और ये फैसला लिया गया था कि अशांत असम मिजोरम सीमा पर एक तटस्थ केंद्रीय बल तैनात किया जाएगा। इस फैसले के बाद असम और मिजोरम के प्रतिनिधि सीमा विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने पर सहमत हुए थे। बैठक के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया था कि सीमांत क्षेत्रों के लोगों के बीच शांति और सद्भाव को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आई। अब एक बार फिर दोनों राज्यों में विवाद खड़ा हो गया
किया है, जिसके बाद फिर सवाल उठने लगा है कि क्या कर रही है मोदी सरकार। क्या अफगानिस्तान के साथ साथ राज्यों का विवाद सुलझना जरूरी नहीं है? असम मिजोरम का विवाद बढ़ता ही जा रहा है और सरकार का उस ओर कोई ध्यान भी नहीं है। सरकार का ध्यान तो देश की बढ़ती महंगाई पर भी नहीं है, जिस वजह से वो एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। महामारी ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। महंगाई दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, लेकिन चीजों के दामों में दिन पर दिन बढ़ोतरी ही हो रही है। उसी कड़ी में पेट्रोलियम कंपनियों के दामों में बढ़ोतरी के ऐलान के बाद प्रियंका गांधी ने एक बार फिर सरकार पर हमला बोला है। पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 14 किलो का LPG सिलेंडर अब 859 रुपए में मिलेगा, जबकि इससे पहले यह 834 रुपए में मिल रहा था। इससे पहले 1 जुलाई को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी। मुंबई में भी 14 किलो LPG सिलेंडर का रेट अब 859 रुपए हो गया है, जबकि अब तक ये 834 रुपए था। कोलकाता में रसोई गैस सिलेंडर की दर 861 रुपए से बढ़कर 886 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है, जबकि चेन्नई में आज से रसोई गैस सिलेंडर के लिए आपको 875 रुपए देने होंगे, जो कल तक 850 रुपए था। लखनऊ उत्तर प्रदेश में LPG सिलेंडर के लिए आपको 897 रुपए देने होंगे। वहीं अहमदाबाद गुजरात में रसोई गैस के लिए 866 रुपए का भुगतान करना होगा। आमतौर पर सरकारी तेल कंपनियां हर महीने के पहले दिन गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव करती हैं। सिर्फ सिलेंडर ही नहीं, दूध के दामों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अब अमूल ने मध्य प्रदेश में दूध और दही की कीमत बढ़ा दी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। कंपनी का कहना है कि ईंधन की कीमत में बढ़ोतरी के चलते दूध और उससे जुड़े उत्पादों की कीमत बढ़ानी पड़ी है, जिसे लेकर प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर कहा, इस साल 1 जुलाई को केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर के दाम 25 रुपए और 17 अगस्त को फिर से 25 रुपए बढ़ाए हैं। उज्ज्वला योजना का सपना दिखाकर हर महीने LPG के दाम बढ़ाकर भाजपा सरकार की उगाही योजना फल फूल रही है। प्रियंका गांधी के इस ट्वीट पर लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है। बढ़ती महंगाई के चलते जनता में गुस्सा देखा जा रहा है, जो मोदी सरकार के लिए मुसीबत बन सकता है। देश में बढ़ती महंगाई से जनता त्रस्त है, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि सरकार का ध्यान तो आगामी यूपी विधानसभा चुनाव पर है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज अनुपूरक बजट पेश किया, जिसमें चुनाव की चिंता ही नजर आई। देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश चुनाव की तैयारियों में जुटी योगी सरकार ने बुधवार को विधानमंडल में वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। कुल 7,301 करोड़ 52 लाख रुपए का अनुपूरक बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया। इसमें ज्यादातर धन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं और अगले 6 महीने में पूरी की जा सकने वाली परियोजनाओं पर खर्च होगा। सरकार ने युवाओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और एक्सप्रेस वे आदि पर खास ध्यान दिया। बजट में प्रदेश के शिक्षा मित्रों, रोजगार सेवकों, चौकीदारों, आशा और आंगनबाड़ी वर्कर्स की मानदेय बढ़ोतरी का रास्ता साफ कर दिया है। अनुपूरक बजट में युवाओं को रोजगार के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। गन्ना किसानों के भुगतान और अधिवक्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा निधि का भी इसमें प्रावधान किया गया है। राजधानी लखनऊ में अंबेडकर स्मारक और सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण, गौवंश का रखरखाव, अयोध्या में पार्किंग की व्यवस्था और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। बलिया लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 50 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। प्रदेश की बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए भी संसाधनों का इंतजाम किया गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात CJI रमण की चिंता की। देश की न्याय व्यवस्था में जजों की कमी को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति पर कॉलेजियम की सिफारिशों पर भी मीडिया में अक्सर टिप्पणियां की जाती हैं, जिन पर आज भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमण ने चिंता जतलाई है। तो क्या कहा है CJI ने, आइए देखते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस NV रमन ने आज कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के नए न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ी कॉलेजियम की सिफारिशों पर मीडिया रिपोर्टों से बेहद परेशान है। उन्होंने मीडिया से ऐसी खबरों की रिपोर्टिंग में जिम्मेदार होने का आग्रह किया।
सीजेआई ने कहा कि किसी भी औपचारिक घोषणा से पहले नियुक्तियों पर रिपोर्ट प्रतिकूल है। जस्टिस नवीन सिन्हा की विदाई के मौके पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया पवित्र है और इससे कुछ गरिमा जुड़ी हुई है। मीडिया मित्रों को इस प्रक्रिया की पवित्रता को समझना और पहचानना चाहिए। जस्टिस रमन ने कहा कि ऐसी गैर जिम्मेदार रिपोर्टिंग और अटकलों के कारण उज्जवल प्रतिभाओं के योग्य लोगों के करियर को आघात पहुंचने के कई उदाहरण हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इससे बेहद परेशान हूँ। मैं इस तरह के गंभीर मामलों पर अटकलें नहीं लगाने में वरिष्ठ पत्रकारों और मीडिया घरानों द्वारा प्रदर्शित परिपक्वता और जिम्मेदारी की सराहना करता हूँ। उन्होंने कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया अभी जारी है, बैठकें होंगी और निर्णय लिए जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय मीडिया की स्वतंत्रता और व्यक्तियों के अधिकारों को उच्च सम्मान में रखता है। यह कहते हुए जस्टिस रमन ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सभी स्टेक होल्डर्स इस संस्था की अखंडता और गरिमा को बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले आज कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि जस्टिस रमन की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में पदोन्नति के लिए 9 जजों के नाम की सिफारिश की है। इनमें जस्टिस बीवी नागरत्ना भी शामिल है, जो 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन सकती हैं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।